अमावस्या की रात थी। चारों तरफ आसमान घने अंधेरे में भरा था। रात के लगभग 11 बजे झालियागोछा का रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। झींगुरों की आवाजें उस सन्नाटे में खौफनाक पैदा कर रही थी। दूर जंगलों में सियारों के रोने की आवाज उस वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त उस सन्नाटा को चीरते हुए छुक छुक करके प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आकर रुकी, जिसमें से अपना सामान लिए एक नौजवान लड़का कालीचरण नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म पर पहला कदम रखते ही इस अंधेरे में अगला कदम कहाँ रखना है उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च चालू की और खुद से बोला, चाचा जी तो मुझे रिसीव करने के लिए गाड़ी भेजने वाले थे, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्हें कॉल करता हूँ। कालीचरण सिंह राठौर झालियागोछा के मशहूर मुखिया उदय सिंह राठौर का इकलौता बेटा, जो बचपन से ही पढ़ाई के लिए दिल्ली शहर चला गया था, आज 11 साल बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। उसे रिसीव करने के लिए उसके चाचा महेंद्र सिंह गाड़ी भेजने वाले थे। उदय सिंह की मौत के बाद महेंद्र ने ही कालीचरण के पालन पोषण का जिम्मा उठाया था, लेकिन इस वक्त कालीचरण को स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अरे ये क्या, चाचा जी का कॉल भी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस अंधेरे स्टेशन में ही रात काटनी होगी। कहते हुए परेशान कालीचरण ने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई तो उसे दूर अंधेरे बेंच पर एक आदमी कंबल ओढ़े बीड़ी सुलगाता हुआ नजर आया। कालीचरण कुछ सोचकर उस बूढ़े आदमी की तरफ चलने लगा। उस बूढ़े आदमी की सफेद दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें थी। कालीचरण ने उससे पूछा, ताऊ ये झालियागोछा गांव किस रास्ते से जाऊं? उस बूढ़े ने कालीचरण की तरफ बड़े गौर से देखा और फिर बड़ी गंभीरता से बोला, शहरी लगते हो तभी इतनी रात को आए हो, नहीं तो इस रेलवे स्टेशन पर रात को कोई सवारी नहीं आती है, सब दिन में ही आते हैं। बूढ़े की बात सुनकर कालीचरण ने हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों ताऊ? उस बूढ़े ने वही बेंच पर बैठे उसे घूरते हुए बीड़ी का एक जोर का कश खींचा और बोला, वो बरगद का पेड़ है न, उसकी वजह से। कालीचरण ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट बूढ़े के चेहरे की तरफ करते हुए कहा, हो तो क्या हो गया ताऊ? अब क्या बरगद के पेड़ को क्या चढ़ के जाना पड़ता है गाँव? बूढ़े ने गौर से कालीचरण को देखते हुए बोला, उस बरगद से वो रहता है। कालीचरण घबराते हुए बोला, वो कौन है ताऊ? बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, वो रहता है इसलिए उस बरगद से रात में अक्सर डरावनी आवाजें आती है, और जिसे कई लोगों ने सुना है। कालीचरण चौंकते हुए तुरंत बोला, क्या आवाजें? लेकिन कैसी आवाजें? वह आवाज किसकी है, क्या कहती है और किसके लिए है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। बूढ़े बाबा की बात सुनकर कालीचरण को कुछ समझ नहीं आया। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या मजाक है ये? जब आवाज आती है तो उसका कुछ तो मतलब होगा न, या तो जानवर की आवाज होगी या इंसान की होगी। सॉरी, इंसान की तो नहीं होगी। अब कौन पागल इंसान होगा जो बरगद के पास रहकर आवाजें निकालेगा? हो सकता है किसी जानवर की हो। बूढ़े ने कालीचरण की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम मेरी बातों को मजाक में ले रहे हो। शहर के लोगों की यही बात मुझे पसंद नहीं आती है। कालीचरण को लगा ताऊ कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए उसने विनम्रता से कहा, माफ करना ताऊ, मैं पहली बार गांव जा रहा हूँ, रास्ता बता दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस बूढ़े शख्स ने माचिस की तीली जलाकर कालीचरण के चेहरे पर रोशनी डालकर उसके चेहरे को देखने की कोशिश की तो वो बूढ़ा हैरान रह गया। उससे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो
एकटक बस कालीचरण को देखता ही रह गया। फिर उसने एकदम से कालीचरण के हाथ में मोबाइल की फ्लैश लाइट को कालीचरण के ही चेहरे की तरफ घुमाते हुए आश्चर्य से कहा, असंभव, नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। वही कद काठी, वही आंखें, वही चेहरा और वही मुस्कान, बोलने का अंदाज भी बिल्कुल वैसा ही। विश्वास नहीं हो रहा तुम वापस आ गए। कालीचरण को समझ नहीं आया कि आखिर ये ताऊ कहना क्या चाहते हैं। उसने फ्लैशलाइट अपने चेहरे से हटाते हुए उत्सुकता के साथ पूछा, ताऊ आप किसकी बात कर रहे हो? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ताऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उदय सिंह के बेटे हो ना? कालीचरण ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, तो क्या इसलिए आप मुझे गांव जाने का रास्ता नहीं बताएंगे? बोलो बेटा, उदय के सपूत हो ना? कालीचरण ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन गुस्से से कहा, हाँ बस इतना ही वास्ता है मेरा उनसे। अब दोबारा उनका नाम मत लेना, नफरत करता हूँ मैं उदय सिंह राठौर से। कालीचरण के गुस्से से भरे स्वर को सुन बूढ़े ने चुप्पी साध ली। कालीचरण अपने पिता से इतनी नफरत करता था कि उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता था। इस नफरत के पीछे वजह भी उतनी ही वाजिब और खास थी जितना उस बूढ़े का कालीचरण को देख ऐसे हैरान होना था। और शायद इस नफरत की वजह वो बूढ़ा अच्छे से जानता था, इसीलिए वो भी चुप हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद कालीचरण ने ही फिर एक बार बूढ़े से कहा, अब तो रास्ता बता दो ताऊ। बूढ़े ने कालीचरण को समझाते हुए कहा, रास्ता तो मैं बता दूं बेटा, मगर उस रास्ते से मत जाओ, रात भर यही रुक जाओ। यूं देर रात अकेले उस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है, जान भी जा सकती है तुम्हारी। तुम काफी सालों बाद यहाँ आए हो, इसीलिए तुम कुछ नहीं जानते हो। कालीचरण समझ गया था कि ये ताऊ उसे कुछ नहीं बताने वाले। वह स्टेशन से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी उस बूढ़े ने कालीचरण को रोकते हुए कहा, मत जाओ, वो बरगद है उस रास्ते पर है जिससे आवाजें आती है, और उसी की वजह से रात होते ही गांव का ये रेलवे स्टेशन वाला इलाका पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। कालीचरण ने पलट कर पूछा, आखिर इस बरगद का क्या चक्कर है? अगर पता ही नहीं कि आवाज कैसी और किसकी है तो डरना कैसा? उस बूढ़े ताऊ ने बड़े ही गंभीरता से कहा, पहले पूरी बात सुन लो। इस रास्ते पर जो बरगद पड़ता है वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। अभी तो बताया मैंने, अजीब अजीब आवाजें आती है। कहते हैं ये आवाजें हैं भूतों के आपस में बातें करने की। भूत प्रेत की कहानी गांव में सुनाई देना कोई अचरज की बात नहीं थी। कालीचरण उस बूढ़े का मखौल उड़ाते हुए बोला, अच्छा अगर भूत बात करता है तो कुछ तो कहता होगा। क्या कहता है वो भूत? आपने सुना है क्या? उस बूढ़े ने लंबी सांस भरकर कहा, हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ जिसने उन आवाजों को सुना है, लेकिन वो भूत क्या कहना चाहता है कोई नहीं समझ पाता। गांव के एक सिद्ध पुरुष तपस्वी बाबा ने बताया था, उस भूत की बात कोई खास इंसान ही समझ पाएगा, कोई बेहद खास उस भूत से वास्ता रखने वाला कोई। इसलिए कहता हूँ मत जाओ इस रास्ते से, क्योंकि शायद तुम्हारा वास्ता। बूढ़े ने अपनी बात जुबान पर ही रोक ली। कालीचरण ने असमंजस में पूछा, मेरा वास्ता क्या? बोलो ताऊ, मेरा वास्ता क्या? बूढ़ा इस सवाल पर चुप रहा, लेकिन कालीचरण के बहुत जोर देने पर बूढ़े ने धीरे से, वो एक राज है, मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा। कालीचरण चिढ़ते हुए बोला, ठीक है ताऊ, आप कुछ ना बताए, मेरा गांव का रास्ता बता दीजिए। ताऊ ने हाथ से इशारा करके बता दिया कि ये स्टेशन से बाई तरफ जाने से तुम गांव चले जाओगे, यही शॉर्टकट रास्ता है। कालीचरण ने ताऊ को धन्यवाद दिया और उसी रास्ते में चला गया।
ताऊ कालीचरण को देखकर बोल रहा था, हे ईश्वर, इसे बचा लेना। कालीचरण उसी रास्ता से मोबाइल लाइट को ऑन करके अंधेरे में चलाने लगा। रास्ता बिल्कुल ऊबड़-खाबड़ था। कुछ मिनटों सुनसान सड़क पर अकेला चलने के बाद कालीचरण ने आगे बढ़ते हुए खुद से कहा, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? शायद ताऊ सही कह रहा था, मुझे इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहते ही कालीचरण और भी तेजी से चलने लगा। कालीचरण को धीरे धीरे डर लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये आवाज सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। कालीचरण ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर वो चौंक गई और घबराते हुए बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो किसके कदमों की आहट थी? शायद मेरी बहन हो। डर और घबराहट की वजह से उसने तुरंत सामने की तरफ देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक चलने के बाद उसे फिर से उन्हीं कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जिससे कालीचरण और भी ज्यादा डर गया और इस बार पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। कुछ ही देर में उन कदमों की आहट तेज हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके एकदम करीब आ चुका है। तभी कालीचरण घबरा कर तिरछी नजरों से अपने बाईं तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? तिरछी नजरों से पीछे देखने के बाद भी उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी इस वक्त डर से उसका गला सूख चुका था। तभी अचानक कालीचरण को सड़क पर अपनी परछाई के ठीक पीछे किसी और की भी परछाई दिखाई दी, जो उसके साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। जमीन पर बनी उस परछाई के बाल खुले हुए थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। कालीचरण को ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा हो रहा था, इसलिए डर से उसके हाथ पैर फूलने लगे। तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए? ये सुनते ही कालीचरण डर से कांप उठी और घबरा कर तेजी से आगे चलने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेजी से वो कालीचरण आगे बढ़ रहा था उतनी ही तेज वो परछाई भी उस कालीचरण को पीछे पीछे चलते जा रही थी। तभी कालीचरण ने देखा कि परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उस परछाई का हाथ कालीचरण को छूने वाला था, अचानक एक जीप की लाइट उन पर आ पड़ी। कालीचरण का जान में जन आए लगाता है, चाचा जी मुझे ड्रॉप करने के लिए आ गई है। कालीचरण खुशी से जीप की तरफ बढ़ा, लेकिन जीप में एक 55-60 साल का एक बूढ़ा आदमी था। उसको देखकर कालीचरण की खुशी थोड़ा कम हो गई। ये चाचा जी मुझे ड्रॉप के लिए नहीं आए, किसी को भेज दिए। वो पहचानने का कोशिश कर रहा था कि ये आदमी कौन है। कालीचरण कुछ सोचते हुए कहा, आप रामू काका हो ना? बूढ़े आदमी मुस्कुराते ही बोले, जी छोटे साहेब मैं रामू हूँ, आप बैठिए, मैं आपका सामान डिक्की में रख देता हूँ। कालीचरण ने बोला, कोई आवश्यक नहीं है काका, मैं ही रख देता हूँ। सामान रखने के बाद कालीचरण ने जीप में बैठ गया और रामू काका ने जीप चालू करके गांव की तरफ बढ़ा ली। रामू काका जीप लेकर सीधा हवेली में चला गए। कालीचरण अपना हवेली एक नजर देखा। 11 साल बाद भी हवेली बिल्कुल वैसे ही वैसा था, बिल्कुल नहीं बदला था। कालीचरण जीप से उतार कर घर में चला गया। घर के मुख्य द्वार में उसकी माँ और उसका चाचा जी कालीचरण का इंतजार कर रहे थे। कालीचरण की माँ दिव्यानी जी आरती थाली पकड़कर मुख्य द्वार में थी।
दिव्यानी जी कालीचरण को आरती उतारने लगी, लेकिन अचानक आरती का दिया बुझ गई। दिव्यानी जी हैरान हो गई। वो मन में सोच रही थी कि क्या अनाथ हो गया है देवी माँ, मेरे बच्चे को बचा ले। कालीचरण की आवाज सुनकर दिव्यानी होश में आई। माँ आप कैसे हो, आप ठीक तो है ना? यही कहकर कालीचरण अपनी माँ को गले मिल गई। दिव्यानी जी कालीचरण को कसकर पकड़कर रोने लगी। मेरा बेटा चरण तू आ गया है ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ तुझे बात नहीं सकता। महेंद्र धीरे से बोली घर में चलो, कालीचरण थक गया होगा, कल आप दिन बात करेंगे। कालीचरण महेंद्र की बात सुनकर उनकी तरफ गया और उनके गले लगकर बोला चाचा आप तो बिल्कुल बदल गए हो, पूरी गांव का मुखिया हो गए। महेंद्र सिंह हंसते हुए बोला नहीं कालीचरण मैं बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन जमींदारी बढ़ गई है इसलिए ऐसा लगता। चलो हम सुबह सब कुछ बात करेंगे, आप थक गए होंगे। दिव्यानी जी कालीचरण को लेकर घर में चले गए। दिव्यानी जी भोला को पुकारा, भोला कहाँ है रे तू? छोटे मालिक आ गए, उनका कमरा दिखा दे। भोला उदय बीरा का सेवक था, सच्चा और ईमानदार था, इसलिए उदय बीर के जाने के बाद भी यहाँ काम कर रहा था। भोला सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए बोला हाँ माँ मैं छोटा मालिक का कमरा दिखा दूं? अपना सामान मुझे दे दीजिए छोटे मालिक, मैं आपका कमरे तक ले जाने में मदद करूंगा। भोला बिल्कुल भोला था। कालीचरण सामान पकड़ा और सीधा ऊपर कमरे में चले गए। कालीचरण उसका पीछा कर रहा था। कालीचरण अपने कमरे में पहुंच गया और चारों तरफ नजर दौड़ाया, देखा कुछ नहीं बदला था। कालीचरण भोला को बोल दिया कि भोला भैया नीचे चले जाओ और माँ को बोल दो मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ एक गिलास दूध पीऊंगा। दरवाजे से एक आवाज आई, मैं जानती थी बेटा तुम खाना नहीं खाएंगे, इसलिए तुम्हारा मन पसंदीदा बादाम दूध लेकर आए हूँ। कालीचरण पीछे मुड़ते हुए बोला मैं जानता था माँ कि आप ही मेरे लिए ये सब कर सकते हैं, माय बेस्ट मॉम। दिव्यानी जी कालीचरण का कमरे में आए और ग्लास टेबल पर रख के बोले आप थक गए होंगे, ये पी लीजिए और आराम से सो जाए, कुछ आवश्यकता होगा तो मुझे नहीं तो भोला को बोल दीजिए। नहीं माँ अब आप भी सो जाएं और भोला भैया को भी ले जाए, यहाँ मैं आराम सो जाऊंगा। उन दोनों के जाने के बाद कालीचरण दूध पीकर सो गए। दिन भर का थका हेतु कालीचरण को जल्दी नींद आ गई। दूसरी तरफ बरगद के पास लगभग 45 साल की एक औरत खड़ी थी। उस औरत के हाथ में एक टॉर्च और एक कैमरा था। वो बड़े गौर से उस बरगद के आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो औरत टॉर्च की रोशनी से बरगद को देख ही रही थी, तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजरा। ये एहसास होते ही वो औरत पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद में ही बड़बड़ा कर बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बेकार ही यहाँ लोगों ने किसी आत्मा के होने की झूठी कहानी फैला रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं ऐसी झूठी कहानी बनाकर लोगों को क्या मिलता है। जैसे ही उस औरत की बात पूरी हुई, उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, ये कहानी झूठी नहीं है। ये आवाज सुनते ही उस औरत ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे अब भी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बार उस औरत को थोड़ा डर लगने लगा और वो घबराते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये आवाज किसकी थी? इस अंधेरे जंगल में
उस औरत के अलावा इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं था। वहां इतनी खामोशी थी कि हवा चलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस औरत ने हिम्मत करते हुए धीमी सी आवाज में खुद से कहा, शायद ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना कुछ सुना है, इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि यहाँ कोई है, लेकिन मुझे वो सब बातें भूलकर अपना काम पूरा करना होगा। उस औरत के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे से किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब उसे बहुत क्लियर एहसास होने लगा था कि उसके पीछे जरूर कोई है। साथ ही वहां की हवा में भी ठंडक बढ़ती जा रही थी। वो औरत अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सामने का नजारा देखकर डर से उसके हाथ पैर फूल गए। उसके सामने एक बहुत बड़ा साया था जो हवा में ऊपर उठा हुआ था। ये नजारा देखकर वो औरत डर से हकलाते हुए बोली, कौन हो तुम? इस सवाल के बदले में उससे सामने से एक भयानक आवाज ने जवाब देते हुए कहा, तेरी मौत। ये कहते ही वो साया तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ गया और जंगल में उस औरत के चीखने की चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी।